Hello friends, I am Kapil Singh and the most welcome to all of you. As you know, the English speaking course has been running on and today is the class 12. Okay? तो हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चला रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो ऑक्सिलरी वर्ब का था और मॉडल ऑक्सिलरी चल रहा था जिसमें कैन, कुड, मे, माइट ये 4 हेल्पिंग वर्ब हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग और जो बचे हुए हैं वो सब देख लेते हैं। ठीक, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जैसे चाहिए। हिंदी में एक शब्द होता है चाहिए। अब ये चाहिए का मतलब ये नहीं कि कुछ चाह रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। चाहिए का मतलब जैसे हमें आना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें यह काम करना चाहिए, हमें पहले कर लेना चाहिए था, इस तरीके का सेंटेंस वो चाहिए वाला सीन में आता है। तो इस चाहिए वर्ड को इंग्लिश में लिखने के लिए हमारे सामने 3 वर्ड मिलते हैं। कौन से 3 वर्ड हैं? पहला एक वर्ड मिलता है शुड, दूसरा एक वर्ड मिलता है मस्ट और अगला एक वर्ड मिलता है OUGST ought to। ठीक है, दिख पा रहा लास्ट टर्म? ठीक है। तो ought to यहां मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इसको हो सकता है आपको ना दिख रहा हो तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ought to। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम थोड़ा डीप ग्रामर के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें डिफरेंस है, काफी अच्छा डिफरेंस है। लेकिन इंग्लिश में जब स्पीकिंग के टोन में होता है तो इसमें बहुत ज्यादा माइन्यूट डिफरेंसेस पे ध्यान नहीं दिया जाता और सब मामलों के लिए लगभग हम शुड का यूज कर देते हैं। जबकि हमें इसका अगर डिफरेंस पता लगाना हो तो आमतौर पे जो हम चाहिए शब्द कहते हैं उसे शुड के साथ डिनोट कर सकते हैं। और अगर हम लोग अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, चाहिए ही चाहिए ऐसा कोई सीन देना चाह रहे हो तो वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। और जब कभी कोई चीज डिजायरेबिलिटी के केस में हो, वांछनीयता के केस में हो, ऑब्लिगेशन के सेंस में हो तो वहां पे हमें ought to का यूज करना चाहिए। ये तो एक डीप ग्रामर की बात होगी। लेकिन अगर आप स्पीकिंग के टोन में हैं और वहां पर आप मतलब हर मामले के लिए अगर शुड का यूज कर देना चाह रहे हैं तो ये कोई एक बहुत बहुत बड़ा बिग मिस्टेक नहीं माना जाता, काम चल जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूं, कि हमें वहां जाना चाहिए। तो आमतौर पे जब हम ये कहते हैं कि हमें वहां जाना चाहिए तो हम लिख सकते हैं वी शुड गो देयर। लेकिन अगर यही हिंदी टोन हम कहते हैं हमें वहां अवश्य जाना चाहिए तो कई लोग इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि वी शुड गो देयर श्योरली, सर्टेनली, कुछ भी। तो श्योरली और सर्टेनली ये आप स्पीकिंग टोन में चलो आप फ्लो में बोल दिए तो कोई बहुत भयंकर गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन उसके लिए एक अच्छा वर्ड बना हुआ है, चाहिए प्लस अवश्य, इसको इंक्लूड कर दें तो एक नया शब्द बनता है मस्ट। तो अगर हमें हिंदी में टोन कहना है कि हमें वहां अवश्य जाना चाहिए तो हम कह सकते हैं वी मस्ट गो देयर। ठीक, इस तरीके से हम कह सकते हैं वी मस्ट गो देयर। अब डिजायरेबिलिटी का या वांछनीयता का या ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? जैसे एक सेंटेंस है हिंदी में कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो इस सेंटेंस में चाहिए सब तो आ गया, लेकिन ये पूरा टोन अगर आप देखेंगे तो हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ये एक कर्तव्य बोध कराता है, यह एक कर्तव्य का बोध कराता है। इसके लिए यहां पर वी ought to respect our elders ये एक शब्द बनता है वी ought to। लेकिन यहां पर अगर आप स्पीकिंग के टोन में शुड अगर कह दिए तो ये कोई बहुत भयंकर गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन याद रखिए ये स्पीकिंग के टोन में चल जाएगा। लेकिन जब कभी आप कोई ग्रामर बेस्ड एग्जाम देते हैं, चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो वहां पर यह चीज एरर कंसिडर्ड किया जाएगा। ये एक फैक्ट है, इस पर आप ध्यान दें। ठीक, तो ये तो था इन तीनों को यूज करने का तरीका। याद रखिए ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी होती है। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सा रूल के हिसाब से हम लोग बना लेते हैं। तो रूल सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट
फिर लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, चाहे शुड लिखें, चाहे मस्ट लिखें, चाहे ought to लिखें, और मतलब चाहे नहीं, कहने का मतलब कि जरूरत के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। और फिर इसके बाद अगर नॉट है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखिए, चाहे शुड हो, चाहे मस्ट हो, चाहे ought to हो, सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। यह एक फैक्ट आप लोग ध्यान रखें इसको, ओके। चलिए अब एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चूंकि आप स्पीकिंग के टोन में हैं तो इसलिए बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, स्पीकिंग को लेकर एक दो बातें थोड़ा क्लियर कर दूं मैं। काफी लोग ये कहते हैं कि सर हम सही नहीं बोल पाते, तो आपके नजरिए से सही दो मायने में होता है। एक, आप एग्जैक्टली सही जिसको आप मैं कह रहे हैं आप वो नहीं बोल पाते। बाकी आप जैसे अगर एक कॉमन सा सेंस अगर मैं लूं कि कितने लोग हिंदुस्तान में शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। देखिए, मैं भी यूज बोल रहा हूं, उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं सीन। तो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में या डीप में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप स्पीकिंग टोन में हैं और स्पीकिंग का जो एक मुख्य मकसद होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज स्पीकिंग टू डिलीवर द कॉन्सेप्ट, टू डिलीवर व्हाट यू वांट टू स्पीच। जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो चीज सामने वाले को अगर समझ में आ रहा है तो ये एक अच्छा स्पीकिंग टोन मान लिया जाएगा। आप कोई लिंग्विस्टिक बनने नहीं जा रहे हैं, आप एक स्पीकिंग के टोन में बात करने जा रहे हैं। तो आप फ्लो एक बनाए रखिए, बाकी बहुत ज्यादा डीप में जाने की इसमें जरूरत नहीं है। हाँ, याद रखिए, मैं फिर याद दिला दे रहा हूं आपको, स्पीकिंग में डेप्थ में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है डेप्थ में जाने की। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो जैसे हमें वहां जाना चाहिए, हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोग जान लेंगे। हमें वहां जाना चाहिए, वी शुड गो देयर, हो गया। हमें वहां अवश्य जाना चाहिए, तो अवश्य और चाहिए दोनों आ गया, तो इसके लिए हमें मस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं वी मस्ट गो देयर, ठीक है। और अगर ये होता कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए, इस तरीके का कोई भी टोन हो जिसमें ऑब्लिगेशन हो, वांछनीयता हो, थोड़ा सा सम्मान टाइप से दिखता हो, तो उसके लिए ought to का यूज करिए। और जैसे हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, VOUGHT ought to respect our elders, ठीक है दोस्तों। एस लगाना पड़ेगा, दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है, एक मिनट मैं नीचे लिख दे रहा हूं, और ELDERS, एल्डर्स, ठीक है दोस्तों। एल्डर, एल्डर्स, एक होता है एल्डर, एक होता है एल्डर्स, ठीक। तो एल्डर का मतलब होता है, जिसमें एस नहीं लगा है, उसका मतलब होता है बड़ा भाई, और यंगर मानी छोटा भाई। और एल्डर में अगर एस लगा है, सिर्फ एल्डर्स है, तो इसका ये अपने आप में एक नाउन हो जाएगा, और इसका मतलब होता है बड़े बुजुर्ग, ठीक। ऐसा तो ये था शुड और मस्ट का यूज, ठीक। इसके अलावा एक बड़ा फेमस वर्ड है, अच्छा, सैल, एक वर्ड आपने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था। तो सैल को अगर पास्ट में डिनोट करना हो तो भी हम सैल का पास्ट शुड बनाते हैं, ओके। तो ये तो था शुड का यूज। अब हम लोग एक वर्ड देख लेते हैं, वुड का यूज। तो वुड क्या है? विल का पास्ट। पहली बात तो विल का पास्ट जब भी लगाना हो तो वुड का यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। इसके अलावा वुड जो है ये पूरे हेल्पिंग वर्ब का किंग माना जाता है। कहते हैं कि ये लगभग जैसे शुड का यूज है चाहिए के सेंस में, वुड का यूज हिंदी के 8 सेंस में होता है, 8 सेंस में इसका यूज होता है। तो ज्यादातर होंगे शब्द जब भी आए
वो कर रहे होंगे, होंगे, ऐसा जाएंगे ना, होंगे शब्द जब भी आ जाए तो ऐसी सीन के लिए आपको वुड का यूज करना होता है। तो वुड का ज्यादा, जैसे शुड का हिंदी चाहिए, कैन का हिंदी सकता है, उसी तरह से होगा, होंगे, इस तरीके के वर्ड के साथ हम वुड का यूज करते हैं। ठीक, तो और इसका भी हेल्पिंग जो स्ट्रक्चर है, एक मिनट, इसका भी जो रूल है वो रूल यही है कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दें, फिर इसके बाद वुड लिख दें, फिर इसके बाद नॉट है तो लगा सकते हैं, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो इस सब कॉन्सेप्ट के साथ आपको वर्कआउट करना है। तो जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि उसने वादा किया था, उसने वादा किया कि वो मेरे बुक लौटा देगा। तो ये देखिए, ये पूरा सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं इसको मैं लिख दे रहा हूं। उसने वादा किया कि वह मेरा बुक माने किताब लौटा देगा, लौटा देगा। देखिए अब गागेगी का सीन आ गया इसमें, तो ये हम फ्यूचर क्यों ना मान लें, क्योंकि उसने वादा किया, इसका मतलब एक्शन ये पास्ट में हो चुका है, तो फिर हम विल का पास्ट बनाएंगे क्या, वुड। ठीक है, तो बना लेते हैं। इसमें एक क्लॉज ये हो गया, ये कंजक्शन हो गया, एक क्लॉज ये हो गया। माने क्लॉज का मतलब उपवाक्य होता है, तो एक वाक्य में कई उपवाक्य हो सकते हैं, तो इसमें 2 उपवाक्य हैं। ठीक, तो ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया कि वह मेरा बुक लौटा देगा। अच्छा, he अब would return, he would RETURN return दिख पा रहा है यहाँ पर लास्ट में, नीचे लिख दे रहा हूं मैं, RETURN return my book, he returned my book, he promised me। अगर यहाँ पे ये होता उसने मुझसे वादा किया तो आप मी लगा देते, नहीं तो आप सिंपल बनाइए, he promised that he would return my book, he would return my book। ठीक है, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो अभी आपने क्या देखा कि पिछली क्लास में कैन, कुड, मे, माइट, आज की क्लास में शुड, मस्ट, ऑट टू, वुड, इतने हेल्पिंग वर्ब्स आपने देख लिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ बातें और जान लीजिए। अब जैसे एक हेल्पिंग वर्ब है यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू। अब यूज्ड टू के साथ क्या है, याद रखिए यूज्ड टू एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो आदत को शो करता है, और इसकी हिंदी अक्सर होती है किया करता था। जैसे मैं स्मोकिंग किया करता था, मैं स्मोकिंग किया करता था, ऐसा कोई एक चीज हो गया। तो अब आपको लगाना पड़ेगा he used to smoke, he used to smoke, वह स्मोकिंग किया करता था। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और भी होता है, एक होता है किया करता था और एक होता है किया करता हूं। तो किया करता था और किया करता हूं, ये दोनों सीन में अगर आप देखेंगे तो 2 हिंदी निकल कर आएगी। जैसे मैं स्मोक किया करता था, इसका मतलब ये पिछली आदत है जो छूट चुकी है, अब नहीं हमारे पास। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं स्मोक करता हूं या किया करता हूं, तो इसका मतलब ये मेरी आदत है, या पहले भी मैं किया करता था और मैं आज भी करता हूं। तो जब मैं किया करता हूं का यूज करूंगा तो हमें यूज करना पड़ेगा बी यूज टू। ठीक, बी यूज टू।
और ये जो ही बी होता है ये हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों। बी का मतलब बी मत लिखिएगा, बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखिए सिर्फ यूज टू आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, और अगर बी यूज टू आया तो हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। ये एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है। अब इसकी हिंदी समझिए। ही यूज टू स्मोक मतलब वह स्मोक किया करता था, अब नहीं करता है। ही इज यूज टू स्मोकिंग का इसका मतलब वह स्मोकिंग पहले भी किया करता था और आज भी या अब भी उसकी आदत यह कंटिन्यू में है, चल रही है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ हम यूज टू और बी यूज टू का यूज करते हैं। ओके, ठीक। तो आज की क्लास बस यहीं तक, और आपका जो मेन ऑक्सिलरी वर्ब है ये सब खत्म हो गया है। आपने कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, ये सब आपने देख लिया है। ये मेन है, ये सब नहीं है, ये पूरे नहीं है, ये मेन है। ठीक है, तो ये सब कब होगा दोस्तों, याद रखिए। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं और पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं कि हम स्पीकिंग के टोन के मद्देनजर काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट वाली चीजें हैं, और जो बेसिक चीजें हैं, बस वही लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, जब हम डीप ग्रामर की क्लासेस शुरू करेंगे तो जानते हैं आप, डीप ग्रामर की क्लासेस में इस यूज टू और इस बी यूज टू को लेकर लगभग 15 से 20 मिनट का डिस्कशन होता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो हमने 2 क्लास में खत्म कर दिए, ये ऑक्सिलरी वर्ब लगभग 4-5 क्लास में खत्म होते हैं जब हम डीप ग्रामर के मद्देनजर इसको पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अब ये जितनी भी बेसिक चीजें थी वह सब समाप्ति की ओर है। अब आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट्स की ओर चलेंगे आगे। ठीक, तो आज डे 12 खत्म होगा। अगली क्लास में हम किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे जल्द ही मिलते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।